गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर रासायनिक बल गतिकी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 हम आरंभ करेंगे और इस लेक्चर में आज मैं आपको बताऊंगा कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सबसे पहला जो कारक है वह होता है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारक जो दुर्बल आबंधों से युक्त होते हैं उनमें अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं और जिनमें प्रबल आबंध होते हैं उनमें अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं। इसी प्रकार यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो ये तुलनात्मक रूप से अधिक गति से क्रिया करते हैं। दूसरा, अभिकारकों की सांद्रता। तीसरा, ताप। चौथा, उत्प्रेरक की उपस्थिति। पांचवा, पृष्ठ क्षेत्रफल और छठा, विकिरण। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास जो कारक हैं वो ये 6 कारक हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, तो वो ये 6 कारक होते हैं। अब देखिए, हम जो पहला कारक है अब उसके बारे में बात करते हैं कि सांद्रता का जो प्रभाव है वो क्या होगा। हमने कक्षा 11 में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिकारक का वेग बढ़ता है। तो यहां भी वही बात है कि निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से उनके मध्य होने वाली टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। अब जब ज्यादा टक्करें लगती हैं तो ज्यादा उत्पाद बनते हैं। दूसरा जो प्रभाव है वो ताप का प्रभाव है। देखिए, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से वो एक दूसरे के साथ अधिक संख्या में टक्करें मारने लगते हैं, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में वेग को परिवर्तित कर देते हैं और प्राय ये वेग को बढ़ा देते हैं। इसका कारण क्या है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को एक दूसरा अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कराता है, जिसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, जिससे अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और इसी कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल।
देखिए, किसी अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया करने के लिए उतने ही ज्यादा अणु उपलब्ध होंगे। तो इस कारण अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप पृष्ठ क्षेत्रफल को जितना बढ़ा देंगे, अभिकारकों के क्रिया करने की दर उतनी ही अधिक हो जाएगी। देखिए, यही कारण है कि जब हम अभिकारकों को बारीक पाउडर के रूप में पीसकर प्रयोग करते हैं तो वो तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि आप अभिकारक को जितने टुकड़ों में तोड़ेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। आप इसे एक सामान्य सी बात से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप चीनी को पानी में घोलते हैं और चीनी को पीसकर जो बनाया गया बूरा है, अगर आप इसको पानी में घोलते हैं तो बूरा पानी में जल्दी घुल जाता है चीनी के तुलना में। ऐसा क्यों है? क्योंकि बूरे में जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका मान बढ़ गया, इसलिए अभिक्रिया की जो गति है वह भी बढ़ गई। अब हम बात करेंगे कि जो विकिरण है इसका क्या प्रभाव होता है अभिक्रिया की दर पर। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोग्राफी। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जब उचित तरंगदैर्ध्य या आवर्ती वाला विकिरण आप आपतित करेंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की रोशनी में होता है, अंधेरे में ये नहीं होता, क्योंकि ये एक फोटोकेमिकल अभिक्रिया है। तो देखिए, ये कुछ फैक्टर्स हुए जिनके ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ गए हैं जिसका नाम है वेग नियम, रेट लॉ। देखिए, वेग नियम केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वेग नियम होता क्या है? वेग नियम एक गणितीय व्यंजक होता है जो अभिक्रिया वेग व अभिकारकों की सांद्रता में संबंध दर्शाता है। देखिए, यदि आपसे अभिक्रिया वेग की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग व अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसे वेग समीकरण कहते हैं। देखिए, ये तो इसकी परिभाषा हुई कि एक अभिक्रिया एक व्यंजक है जिसमें एक तरफ अभिक्रिया का वेग है और एक तरफ अभिकारकों की सांद्रता है। अब देखिए, जो हमारे पास अब द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम था, अगर हम उसे देखें, मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B गिव्स उत्पाद। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा A की सांद्रता की घात स्मॉल a और B की सांद्रता की घात स्मॉल b। या फिर आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर होगा K इंटू
a की पावर a इंटू b की पावर b। यहां k एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक कहते हैं। देखिए, कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि अभिक्रिया का वेग व वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग में क्या अंतर है। देखिए, जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारकों की सांद्रता के साथ परिवर्तित होता है, लेकिन जो वेग नियतांक है या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है यह सांद्रता के साथ परिवर्तित नहीं होता, यह नियत रहता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि अभिक्रिया का वेग नियतांक जब हम ज्ञात करेंगे उस समय अभिकारकों की सांद्रता इकाई सांद्रता होगी, अर्थात जो a की पावर a का मान है ये 1 होगा, जो b की पावर b का मान है ये भी 1 होगा। तो उस समय जो अभिक्रिया वेग बनेगा उसको आप कहेंगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब भी वेग नियतांक को ज्ञात करेंगे तो अभिकारकों की सांद्रता सदैव 1 ली जाएगी। तो इसलिए सांद्रता का वेग नियतांक पर प्रभाव नहीं होता, जबकि वेग सांद्रता के साथ परिवर्तित हो जाता है। अब आप यहां एक महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे वेग नियम के बारे में। देखिए, जैसा हमने बात की कि यहां जो अभिकारक हैं इनके मोल हमने स्मॉल a और स्मॉल b लिए हुए हैं, लेकिन जब हम वेग नियम में ये सांद्रताएं देखेंगे तो ये सदैव आवश्यक नहीं है कि a की जो सांद्रता है उसके a मोलों पर ही वेग निर्भर करेगा, या जो b की सांद्रता है उसके b मोलों पर ही वेग निर्भर करेगा। ये सदैव सत्य नहीं होता। तो हम वेग नियम में क्या करते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है इसे समानुपाती मानेंगे a की पावर अल्फा इंटू b की पावर बीटा। अब यहां अल्फा a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसी प्रकार बीटा b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वेग नियम बराबर आप क्या लिखेंगे? a की पावर अल्फा इंटू b की पावर बीटा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? अब देखिए, हमारे पास कुछ समीकरणें हैं। हमने प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात किया कि उनका जो वेग है वो कितने कितने मोलों पर और किस किस अभिकारक पर निर्भर करता है। तो उसी की सहायता से आप वेग नियम लिखेंगे। केवल अभिक्रिया को देखकर आप वेग नियम नहीं लिख सकते जब तक कि आपको ये ज्ञात ना हो कि किस अभिकारक के कितने मोलों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए जो क्लोरोफॉर्म है हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन से, जिससे कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनते हैं। अब प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस अभिक्रिया का वेग क्लोरोफॉर्म के 1 मोल तथा क्लोरीन के 1/2 मोल पर निर्भर करता है। देखिए, हमने अभिक्रिया में क्लोरीन का 1 मोल पूरा लिया हुआ है, लेकिन प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि इसके केवल आधे मोल पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो जब आप इसका वेग नियम लिखेंगे तो वेग नियम समानुपाती होगा
क्लोरोफॉर्म की सांद्रता की पावर 1 इंटू क्लोरीन की सांद्रता की पावर 1/2। इसी तरह जब हम एक एस्टर का जल अपघटन कराते हैं तो प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ कि एस्टर की 1 मोल सांद्रता और पानी की 1 मोल सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इसका वेग नियम क्या होगा? एस्टर की सांद्रता की पावर 1 इंटू जल की सांद्रता की पावर 1। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास एक सामान्य अभिक्रिया है 2A + 3B = उत्पाद, और इसके 2 मोल और इसके 3 मोलों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो आप कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग बराबर K इंटू A⁴ इंटू B⁴। अब देखिए वेग स्थिरांक और वेग अभिक्रिया वेग में क्या अंतर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अभिकारकों की सांद्रता की इकाई 1 हो तो उस समय जो अभिक्रिया वेग होगा उसे आप कहेंगे वेग स्थिरांक। और अभिक्रिया वेग क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में हुए इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। यह ताप पर निर्भर करता है, जबकि अभिक्रिया वेग सांद्रता पर भी निर्भर करता है। वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। हम अभिक्रिया की कोटि के बारे में आगे बात करेंगे, जबकि अभिक्रिया वेग की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या एटमॉस्फेयर प्रति सेकंड होती है। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको इस क्लास में अभिक्रिया वेग स्थिरांक और वेग नियम तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया। तो आप इनको अच्छी तरह से समझकर याद करें।